और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं कुछ दर्दों के बारे में। दर्द ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ये आम मसला होता चला जा रहा है। वेदर भी ऐसा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी मौसम उतार चढ़ाव, और अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर वक्त हम एसी में रहते हैं, एसी से निकल के हम लोग गर्मी में चले जाते हैं अचानक, और फिर गर्मी से एसी, ये सर्द गर्म, फिर हमारी रूटीन, हमारी खुराकें वो वाली नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करती थी। और ये सारे मामलात हैं। आजकल बुज़ुर्ग ही नहीं है, सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चों में भी, आप किसी से भी पूछें, टांगों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है। ख़वातीन के कमर के बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत, स्पेशली जिनके सिजेरियन होते हैं, जिनके सी सेक्शन हुए होते हैं, अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये कमर का और गर्दन का जो दर्द है ये कितना आगे जाके पेचीदा मसले हमारे लिए पैदा कर सकता है, कितना क्रिटिकल हो सकता है। हमें बर वक्त इसका इलाज कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें दुरुस्त पोस्चर भी आ जाता है, इसमें मुनासिब वर्जिश भी आ जाती है, इसमें मुतवाज़न ग़िज़ा भी आ जाती है, फिजियोथेरेपी भी आ जाती है, सेहतमंद ज़िंदगी आ जाती है, एक्सरसाइज है, वॉक है, जो कि हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम कहते हैं गर्मी बहुत है, बस हमने रेस्ट ही करनी है। और जब मौसम चेंज होगा तो फिर हम कहेंगे, हम पाकिस्तानी है ना, हम कहेंगे कि अब सर्दी बहुत है और सर्दी में तो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये मामला है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। बहुत सारे एक्टिव लोग भी हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें उन्हें देख के सीखना चाहिए उनसे। बहरहाल ये कमर और गर्दन का जो दर्द है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या है, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या है, किस वक्त कौन से सिम्टम्स जाहिर होना बॉडी के अंदर शुरू हो जाएं, दर्द की इब्तदाई शिद्दत, नौइयत, अलामात क्या हो, तो एक माहिर से हमें फौरी तौर पर रुजू कर लेना चाहिए। इस सब को आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली राजपूत, को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर अली, ये दर्दें मैंने इतनी सारी गिनवा दी हैं तो ये कमर का जो दर्द है और ये गर्दन है ना, ये एक ही ज़ाहिर बोन होती है हमारी। हाँ जी, दरअसल ना ये हमारी स्पाइन आ रही है जो कि गर्दन से शुरू होती है और हमारी नीचे तक जा रही होती है। लेकिन मुझे जी दरअसल बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारी डेली की रूटीन इस तरह की बन चुकी है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर अच्छा ना होने की वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली ना इन सारी प्रॉब्लम हम कहते हैं पुअर लाइफस्टाइल डिजीजेस। पुअर लाइफस्टाइल, हाँ, हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से फिजिकल एक्टिविटी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि लेजी हो गए हैं। जितने भी लोग हैं वो सारा दिन काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं, लेटते हैं और सो जाते हैं, या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल विटामिन डी नहीं बन रही होती। पहले लोग सुबह उठते थे, काम करते थे, सूरज की डायरेक्ट किरणें आपके ऊपर पड़ती थी, नेचुरल विटामिन आपकी बॉडी के अंदर इनटेक होती थी। अब प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, डायरेक्ट यूवी रेज आ रही हैं, वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह, स्किन के लिए नुकसानदेह हैं, वो हमें फ़ायदा कुछ नहीं पहुंचा रही। उसके बाद इसी तरह हम अपने कामकाज पे चले जाते हैं। कामकाज में क्या है कि अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या किसी भी जगह पे बैठ के गिराज में गाड़ी में बैठना है और वहाँ से चले जाना, पार्किंग से उतरना है और फिर अंदर जी आपकी जाते हुए भी हमने जी आपकी वॉक बिल्कुल ज़ीरो है। हमारा अब सिर्फ ऑफिस में चलने को हम वॉक नहीं कहते, वो भी लिफ्टें लगी हुई हैं। जी, वो भी उसमें जाते हैं। खराब हो जाए तो हम लोग फिर पता ही आपको क्या कर रहे होते हैं। इसी तरह ये है कि जब हम ऑफिस में जाते हैं तो घंटों के हिसाब से, जितने भी हमारे आप देखें यंग जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। उसमें ये कॉमन है कि हर एक इंसान की ड्यूटी है 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सिटिंग की ड्यूटी चल रही होती है, मोस्टली 7-8 घंटे बैठ रहे होते हैं ना। तो उसमें होता ये है कि आप ख़राब पोस्चर में बैठने की वजह से जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसका जो खम है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, पोस्चर ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए अल्लाह पाक ने ना 2 इस तरह के खम बनाए हैं, एक गर्दन का जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, एक कमर का जो कि अंदर की तरफ है। जब आप ख़राब पोस्चर में बैठते हैं तो वो खम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो खम ख़राब होता है तो आपकी जो मसल्स हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं और स्टिफनेस पैदा हो जाती है। बेसिकली हमारे बैठने का पोस्चर होता है कि हम इस तरीके से बैठते हैं, हमारी जो बैक है वो साथ लगती ही नहीं है। बेसिकली इसका जो सही पोस्चर है वो ये है, आप पीछे होके बैठें, जिससे आपकी जो बैक है फुली सपोर्टेड होनी चाहिए। जब आपकी बैक फुली सपोर्टेड होती है तो आपकी जो पेन है वो नहीं आती, मसल्स हैं उसको स्टेबलाइजेशन मिलती है। जब मसल किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट रहते हैं तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं होता। जो भी चीज़ हवा में होती है उसमें प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है। जब प्रेशर बनता है तो आपके जो पट्टे हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं और लोगों को लो बैक का इशू बनना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी IT रिलेटेड लोग हैं जो कंप्यूटर लैपटॉप्स के ऊपर काम करते हैं, वो सारा दिन एक ही खराब पोस्चर में बैठ के मीडिया में देखें ना, हमारे आप न्यूज़ रूम में चले जाएं, वहाँ पे जितने भी हमारे लड़के बेचारे, बच्चियाँ, बच्चे, इवन मर्द हजरात जो काम कर रहे हैं, उनका पोस्चर आप पैनल पे चले जाएं, पीछे आप कैमरामैन बैठे हुए हैं, ये सारे हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम चल रही है। ऑफिसेज में हमारे यहाँ फर्नीचर
प्रोवाइड किया जाता है वो भी तो नहीं है ना, अच्छा नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी को आपको और आपकी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर नहीं रखा जाता है कि किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने अब अगर कंप्यूटर पे 8 आवर्स बैठ के काम करना है, सिर्फ सिगरेट पीने के लिए उठना है या उन्होंने वॉशरूम जाना है, खाने की ब्रेक कितनी होती है, अगर 8 में से चलो 6 आवर्स आपने कॉन्टिन्यूसली बैठना है डेली, तो आपका पोस्चर ही गलत नहीं। हाँ जी, इसी चीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके अंदर हमारा एक प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए। जब भी आप कहीं पे सिटिंग कर रहे हैं, हाँ। तो कोशिश ये करें कि आपकी जो सीट है उसके ऊपर इस तरह से आप बैठें कि आपकी जो बैग है फुली सपोर्टेड हो, एक इरेक्ट पोस्चर हो, अच्छा पोस्चर। उसके बाद जिस लैपटॉप पे काम करें या तो टेबल को ऊपर कर लें या तो चेयर को नीचे कर लें, ताकि आपका जो बैलेंस है वो स्ट्रेट रहे। उसके अलावा देखें, हमारा जो हेड है ये नॉर्मल पर्सन का 8 पाउंड्स का होता है। जब हम इसको नीचे की तरफ फ्लेक्स करते हैं तो 18 पाउंड में कन्वर्ट होता है। इतना जो लोड पड़ रहा है वो आगे पट्ठों में पड़ रहा है। हाँ। हम पट्ठों के ऊपर लोड तो डालते जा रहे हैं, लेकिन मसल के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना उसको एक्सरसाइज दे रहे हैं, ना उसको डाइट दे रहे हैं, ना उसका पोस्चर सही कर रहे हैं। फिर वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ पेन में कन्वर्ट होती जाती है। मैं एक ऑफिस वर्कर है, वो बैठा है, सोफे पे आप बैठे हुए हैं, ये सोफा ठीक है? नहीं मिस, ये भी सोफा गलत है, जिसकी वजह से देखें सोफे का जो डायामीटर है, आप जस्ट इमेजिन कि मैं डेली 2 घंटे इस पे बैठ के जी, आपका जो सोफे का डायामीटर है वो ज्यादा होता है। हाँ। ज्यादा होने की वजह से आपकी जो बैक है वो फुली सपोर्टेड नहीं होती। आपने जब भी टेक लगानी है आपने ऐसे लगानी है। ये कुशन दरअसल रखने का मकसद ये होता है कि आपकी बैक को सपोर्ट दे, लेकिन हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली अपनी गोद में रख लेते हैं। हमारा कुशन देखिए आप कहाँ पे है। तो ये गोद में रखना स्टार्ट, ये दरअसल गलत चीज है। बेसिकली इसमें जब आपको वाकई, और हम जब भी सोफे पर बैठते हैं तो हम सबसे पहले कुशन उठा के अपनी गोद में रख लेते हैं। हालांकि वो गोद के लिए नहीं होता, आपकी बैक के लिए होता है, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद ये है कि आपका जब पोस्चर खराब होता है तो आपके पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि हम ज्यादा देर बैठे हैं जिसकी वजह से ये मसला पड़ रहा है। तो वो क्या होता है कि उस पेन को मैनेज करने के लिए वो थोड़ा सा इस तरीके से होंगे, हिलेंगे तो वो कहेंगे आई एम फील कंफर्टेबल। अब थोड़ी देर गुजरेगी, जब उससे नेक्स्ट स्टेज आता है ना पेन का, तो जब तक वो घर जाके लेटेगा नहीं उसको पेन मैनेज नहीं होगी। तो फिर वो जाके घर लेटता है तो उसको पेन मैनेज होना शुरू हो जाती है। फिर जब उससे अगला वर्स्ट स्टेज आता है, पेशेंट कहेगा जब मैं सोऊंगा तो मुझे पेन रिलीफ मिलेगी सुबह तक, वरना ये पेन रिलीफ नहीं होगी। पेशेंट सो जाता है, सुबह उठता है तो वो फ्रेश फील कर रहा है। फिर जो उससे नेक्स्ट स्टेज आती है, सेम वही रूटीन है, नेक्स्ट स्टेज उससे आती है, अगर सेम वही रूटीन चल रही है, रिपीट हो रही है ना, वो सो के उठता है तो सुबह अकड़ जाता है। हाँ, आपकी बॉडी वाकई जब आप सो के उठते हैं सुबह तो वो ऐसे अकड़ी हुई होती है। उस टाइम पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तब आता है जब वो काम सारा बिगड़ चुका हुआ था। नहीं तो फिर ऐसी चेयर्स पे, जिस सोफा पे आप बैठे हुए हैं हमारे ऑफिस में, फिर क्या हमें कोई रिलैक्सर रखना चाहिए, हमें कंफर्टर, क्या वो नहीं मिस, हमें सिर्फ ये है कि हाँ, इसमें ये होता है कि देखें ऑफिस है, हमने काम भी तो करना, पूरे दफ्तर की कुर्सियां तो नहीं चेंज कर सकते। इसी तरह ही इसके अंदर बेहतरीन हाल ये होता है कि आप सबसे पहले अपना पोस्चर सही करें, जिधर भी बैठ रहे हैं एक इरेक्ट पोस्चर बैठे, हर 30 मिनट्स के बाद अपना पोस्चर चेंज कर लें, क्योंकि 30 मिनट के अंदर बॉडी में प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब इंसान खड़ा हो जाता है या वॉक करना स्टार्ट कर देता है तो वो जो प्रेशर बन रहा था वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद आप फिर बैठेंगे तो अगले 30 मिनट के लिए आप फिर रेडी है। हाँ जी, इसी तरह ही है। आप चलें, नहीं चल सकते, इस तरह का ऑफिस वर्क है कि आप खड़े होकर दोबारा अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं तो ये मामला आपका बेहतरीन। अच्छा अली, आजकल ना आपको पता है हर बंदा, और खासतौर पे नौजवान, मैंने देखा है, मैंने 2 केसेस तो अपने एक फ्रेंड है एक फैमिली में, उनकी ना वो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, डिस्क आपकी हिल गई है या डिस्क आपकी गैप आ गया है, इतनी क्रिटिकल सर्जरी होती है। जी है ना, तो ये क्यों हो रहा है, ये इतना कॉमन क्यों होता है? दरअसल ये जब आपके देखें हमारी बॉडी के अंदर सबसे फर्स्ट जो डिफेंसिंग मैकेनिज्म सिस्टम होता है वो आपके मसल्स होते हैं। जब भी आप बैठते हैं या आपको कोई जर्क लगा या आपने कोई चीज़ उठाई तो जितने भी आपका लोड आ रहा होता है वो आपकी टोटल स्पाइन के ऊपर आ रहा होता है। अब स्पाइन के साथ मसल लगे, इंसान का जिस्म ढांचा है, उस ढांचे को संभालने वाले आपके पट्टे हैं। जब आपके पट्टे मजबूत होंगे ना, कोई भी वजन उठाएंगे वो पट्टे संभाल लेंगे, लेकिन वो मसल्स के उससे बाहर हो जाता है। किस एज तक ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं और किस एज में जाकर के आपको एहतियात फिर करनी चाहिए? मिस, ये आपकी हर एज के अंदर ये इस तरह नहीं है, क्योंकि देखें आफ्टर 50 तो डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर। हम खवातीन, मैं तो चूंकि ज़ाहिर है घर में भी तो ये सोफा वोफा ये बेड शेड तो पकड़ के तो औरतें हम इजीली इधर उधर कर लेती हैं, लेकिन कितना रिस्की है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। देखें हमारे पास इस तरह के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ हमें छींक आई थी और हमारी डिस्क बाहर निकल गई। ओह माय गॉड। क्योंकि उनके मसल्स खराब हुए होते हैं, बस वो एक बहाना बनना होता है। होता ये है कि अब आपने बड़ा कॉमन सुना होगा L4, L5, S1, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स। इस सब में क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप खराब पोस्चर के अंदर झुक के कोई चीज़ उठाते हैं तो वो आपकी डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आ जाती है। जब डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आती है तो डिस्क
एक ऐसी मटेरियल होता है जिसको हम जेली लाइक मटेरियल कहते हैं, हाँ। पानी से ज़्यादा हार्ड और जेली लाइक मटेरियल। जब ऊपर वाला मोरा नीचे वाले मोरे को दबाता है तो वो डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकल जाती है। जब डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकलेगी तो नसों, जो छोटी छोटी नसें हैं जो कि टांगों को सप्लाई कर रही है, अब सबसे जो मोटी नस है उसको हम शैटिक नर्व कहते हैं। कॉमन सुना होगा शैटिका, हरफुआम में अरकुनिसा कहा जाता है उसको। हाँ। उसके ऊपर दबाव आ जाता है, मरीज कहता है मेरे कूल्हे से दर्द निकलती है और पूरी टांग में दर्द जाती है, शैटिका पेन कहते हैं। ये बहुत कॉमन हो चुका है, ये आफ्टर 50 नहीं, ये आफ्टर 20s 30s 40s इस तरह के बॉयज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर। अब हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, बेबी बर्थ होती है, आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है, आपको विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कोई चीज़ का इनटेक नहीं होता। और आजकल तो नॉर्मल बच्चा तो पैदा करवाते ही नहीं है ना। और सिजेरियन के बाद आपकी जो बैक के मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, और इस तरह की और फीमेल्स। सिजेरियन में भी आपको पता है उसमें जनरल एनेस्थीसिया लेने से खवातीन मोस्टली डरती हैं, स्पाइनल में लिया जाता है, फिर रीढ़ की हड्डी में पता है ना वो इंजेक्शन लगता है, उसके अलावा आपके पट्टे लूज हुए होते हैं, बाद में उनको पेन आना शुरू हो जाती है, और वो फीमेल बेचारी एक तो बच्चे को संभाल रही होती है और दूसरी ये कि उस पेन के साथ अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर देती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको नीचे से उठाना भी होता है, वो सारे का सारा आपका जो लोड है आपकी स्पाइन पे आ रहा है। ये जो स्पाइनल में आपके इंजेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया, वो कितना हार्मफुल है डॉक्टर अली? अच्छा मिस, उसमें इस तरह है कि जो स्पाइनल के अंदर आपको एनेस्थीसिया हमें दे रहे होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अच्छा, मतलब लेकिन रिस्की नहीं है। हाँ, रिस्की नहीं है। एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो कि उसको एनेस्थीसिया की पूरी टीम होती है, हाँ। जो कि उसके प्रोफेशनल्स होते हैं और वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, आम डॉक्टर नहीं लगा रहा होता। और उसके अंदर ये है कि जब आपको इंजेक्शन लग जाता है और जब सिजेरियन होता है आपके जो मसल्स हैं वो कटते हैं, अब उसको हीलिंग होने के लिए उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। हमारी खवातीन ना तो पहले एक्सरसाइज करती हैं ना तो बाद में एक्सरसाइज करती हैं। बाद में तो करती ही नहीं है ना, क्या बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हमारी जो फीमेल्स हैं वो चलने फिरने की बजाय बैठना पसंद कर रही होती हैं कि कोई काम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, नॉर्मल डिलीवरीज इसलिए नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर। चाहिए ये कि प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान। अब बाहर के मुल्क कैसे होता है कि पहले प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान चलते हैं, और बाहर के कंट्रीज में यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे शायद ही कोई सिजेरियन बच्चा पैदा होता हो, वो नॉर्मल डिलीवरीज करवाते हैं। जी, पहले प्री ऑप के लिए पेशेंट को तैयार किया जाता है, फिर पोस्ट ऑप के बाद पेशेंट को तैयार किया जाता है, उसके जो मसल्स हैं पूरे स्ट्रेंथन किए जाते हैं। उससे एक तो आपकी बॉडी शेप अच्छी रहती है, दूसरा आपके मसल्स बेहतर रहते हैं, तीसरा आप अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी को अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सक रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, कौन सी अलामात हैं आपकी बॉडी में जाहिर होना शुरू हो जाएं तो आपको फ़ौरन स्पाइन स्पेशलिस्ट के साथ रब्ता करना चाहिए? अक्सर लोगों को मिस आपकी कमर में शदीद किस्म की पेन आना स्टार्ट हो जाती है, रात सुबह सो के उठते हैं तो अकड़ाव आना शुरू हो जाता है, टांग में सुनपन, टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको फौरी एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाएगी इस चीज़ की, उतनी जल्दी मरीज़ बेहतरी की तरफ आ जाएगा। दरअसल हमारे लोग आते हैं जब उनकी बिल्कुल बस हो चुकी होती है, क्योंकि घरेलू टोटके, घरेलू चीज़ें, क्योंकि देखें स्पाइन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब जो डिस्क है जब अपनी जगह से बाहर की तरफ निकलती है, वो कोई ना कोई घर के अंदर तेल, कोई ज़मीन पर लेटना शुरू कर दिया या इस तरह की चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। आजकल जिराओं के पास लोग बोझ जाते हैं। एक स्पाइन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, इसका प्रॉपर डायग्नोज बनना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर इलाज होना चाहिए। दरअसल इसके अंदर होता ये है कि जब डिस्क निकल जाती है तो खाली मेडिसिन भी इसमें असर नहीं कर रही होती, क्योंकि देखें ये एक मैकेनिकल इशू है। जब मैकेनिक्स ख़राब होती है तो ये प्रॉब्लम चलती है। जब डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकल गई है, उसके ऊपर दबाव आ रहा है, या तो दो हल हैं। अगर तो हम उसको ऑपरेशन करते हैं, ऊपर नीचे स्क्रूज लगा के उसको फिक्स कर देते हैं ताकि उसके दरमियान में जो डिस्क पड़ी हुई है उसके ऊपर जो लोड है उसको ज़ीरो कर दिया जाए, या दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि स्पाइनल डीकम्प्रेशन यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं कि आपकी जो स्पाइन है उसको डीकम्प्रेस करते हैं, पेशेंट को लेटा के मशीन के थ्रू इसको यूँ खोल देते हैं। जब खोलते हैं तो उसके दरमियान में जो डिस्क पड़ी हुई है उसके ऊपर जो दबाव है वो लोड कम होता है। जब लोड कम होगा, जो बाहर निकली हुई डिस्क है वो वापस अपनी जगह के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब अक्सर पेशेंट इस तरह के, उनको 2 साल हो गए, साल हो गया, 6 महीने हो गए, डिस्क वापस अंदर नहीं जा रही। दरअसल जब डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ पेनफुल है, जब डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकलती है तो वो सुकड़ भी जाती है। पेशेंट फिजियोथेरेपी भी करवा रहा होता है, मेडिसिन भी खा रहा होता है, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा होता। सिर्फ वो ये कहता है कि एट द एंड क्या है आपका, सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर, हम इसको ऑपरेशन करेंगे और ये मामला हल करेंगे। लेकिन हम इसके अंदर ये मामला कर रहे हैं कि इसके अंदर से खास तरह की शुआएं पास की जाती हैं, हाँ, शॉर्ट वेव्स, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसका क्या तरीका है? दरअसल वो उस डिस्क को पिघलाना शुरू कर देती है, ताज़ा करती है,
जब हम उसकी डीकम्प्रेस करते हैं तो वो जगह पे वापस अपनी जगह के ऊपर जाना शुरू कर देती है डिस्क। जब डिस्क वापस अपनी जगह के ऊपर जाती है, उसके साथ जो पट्टे लगे हुए हैं जिसको हम पैरास्पाइनस मसल्स कहते हैं, उसको हम टाइट करना शुरू कर दें। जो चीज़ अंदर चली गई है मजीद वो बाहर ना आए। अब जिस रगों के ऊपर उसने दबाव बनाया हुआ था उसको बेहतर करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र एक ऐसी मशीन है जिससे हम वेजो डायलेशन करवाते हैं। वेजो डायलेशन का मतलब ये है कि जो वेसल्स है वो डायलेट होती हैं, खुलती हैं। अच्छा। जब वेसल्स खुलती हैं तो जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि आपके कूल्हे से दर्द मेरी निकलती है और पूरी टांग के अंदर जा रही है, टांग सुन्न हो रही है, कीड़ियों का चलना, चलना फिरना मुहाल, ये सारा मामला आपका बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये केसेस जो है ज़्यादातर ये मोटापा के शिकार जो होते हैं अफराद, उनमें ज़्यादा होता है या पतले लोगों में भी? नहीं, ये कॉमन है। ये ज़्यादातर मोटापे के अंदर तो ज़्यादा रेशो पाई जाती है, इसी तरह ही है। और आफ्टर 40s में भी ये ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इंसान का एक जिस्म है, अल्लाह पाक ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि 40-50 साल के बाद फिर आपकी बॉडी ढलना शुरू, जैसे ऊपर जा रही होती है इस तरह 50 साल के बाद नीचे आ रही होती है। हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अपना लाइफस्टाइल बेहतर करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। डाइट क्या लेनी चाहिए आपको? एक परफेक्ट डाइट, आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? परफेक्ट डाइट होनी चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर आप प्रोटीन रिच डाइट लेना स्टार्ट करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं उसको प्रोटीन चाहिए होती है। जब आप देखिए, हमारा एक वर्कआउट है, हम 8 घंटे काम करते हैं, एनर्जी लग रही है, उसको उतनी प्रोटीन चाहिए ताकि उस एनर्जी को वो कंज्यूम करे और बॉडी के अंदर वो अच्छे तरीके से काम कर सके। दरअसल हमारा सारा दिन मामला ये है कि हम शुगर इनटेक कर रहे हैं, कार्ब्स इनटेक कर रहे हैं, फैट इनटेक कर रहे हैं, जो कि आपको दूसरे मसाइल के अंदर मुब्तला करी जा रहे हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से आपको बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, ऑपरेशन ज़्यादा बेस्ट है या फिर आप लेज़र ट्रीटमेंट? नहीं, हम ऑपरेशन देखें, स्पाइन के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये कॉमन हर एक इंसान ही जानता है कि स्पाइन के ऑपरेशंस के अंदर लोग डरते भी हैं। हाँ, कुछ इस तरह के केसेस है जिसमें ऑपरेशन मैंडेटरी हो जाता है, जैसे आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर केस इस तरह का होता है कि आपको जो स्पाइन की सर्जरी है वो मैंडेटरी हो जाती है, या आपका फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अगर आपको कोई डिस्क रिलेटेड इशू है, चाहे वो गर्दन का है या आपकी कमर का है, तो उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन के, लेज़र के या जदीद मशीनों के थ्रू ही उसको घंटे 1.5 घंटे के हमारे डेली का सेशन चलते हैं पेशेंट्स के साथ, जिसमें हम इस चीज़ को 100% रिकवरी की ठीक कर देते हैं। अच्छा, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जिसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। जी। क्या बोला? फ़ोन का इस्तेमाल आप भी, मैं भी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हर घर में, हर जगह पे, दफ्तर में हमारे हाथ में फ़ोन है जी। पोस्टर नहीं हम देखते हैं, हम वो नहीं देख रहे हैं कि किस कंडीशन में हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, बस हमने फ़ोन यूज़ करना है। जी। वो कितना गलत है। दरअसल फ़ोन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि फ़ोन पे सबसे ज़्यादा पोस्टर ख़राब होता है। दरअसल ना, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। हाँ। जो भी फ़ोन यूज़ कर रहा है वो यूँ गर्दन झुकाई हुई है और घंटों के हिसाब से चैटिंग हो रही है, कोई मूवी सीरियल्स देख रहे हैं आप, इस तरह से लगे हुए हैं, सारे का सारा लोड आपकी नेक पे पड़ रहा है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस तरह बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं तो इस तरह फ़ोन यूज़ हो रहा है, इस तरीके से बैठे हैं तो आपको अपने पोस्चर का कोई ख्याल नहीं रहता। जब आप नेक को फ्लेक्स करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपके सर नीचे की तरफ झुकता है तो 8 पाउंड से 18 पाउंड में कन्वर्ट होता है सारा वेट, और जो सारा वेट जा रहा है वो आपके मसल्स के ऊपर जा रहा है। अगर आप इसको 6 महीने, साल, 2 साल कंटिन्यू करते जाएंगे और आपके मसल्स के अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी तो वो आपको स्पाइन का इशू डाल देगा, आपको पट्ठों के खिंचाव। आप देखें, हर दूसरा बंदा फ्रेश ही फील नहीं करता, सुबह सो के भी उठते हैं तो उनको अपने पट्टे खिंचे हुए लगते हैं, फ्रेश फील नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो बेहतर ये है कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना तो आप इस तरीके से करें, नीचे हाथ रखें इस तरीके से, ताकि जो आपका हेड है ये न्यूट्रल पोजीशन में हो। इस तरीके से कोई चीज़ देखनी है तो आप सामने से बैठ देखें, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पोस्चर भी अच्छा रहेगा, मसल पे लोड भी नहीं रहेगा, और आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है वो भी अच्छे से परफॉर्म। अच्छा डॉक्टर अली, जिम करने वाले जो हमारे नौजवान हैं, जी, उनको बस वेट लिफ्टिंग करनी है और वो आपने अक्सर केसेस देखे हैं, फिर उनमें कितनी पेचीदगियां भी खुदा न खास्ता हो सकती हैं। इसी तरह जिम के अंदर एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़रूरी कितना ज़रूरी है? दरअसल जिम के अंदर एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें जिम के अंदर हम हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। अब जिम में कोई भी चीज़ पड़ी है, डंबल भी इवन कि आपने उठाना है तो वो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है या 1 फीट के ऊपर होता है, आपको झुक के उठाना पड़ता है। होता ही है कि हम बड़े मसल ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, लेकिन हम लो बैक को ट्रेन नहीं करते, अपने कोर को ट्रेन नहीं करते, अपनी ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप नीचे से कोई चीज़ उठा रहे होते हैं तो आपकी बैक के ऊपर जर्क लग जाता है। आप जितने भी हैवी वेट लिफ्टर्स हैं, डेड लिफ्ट लगाते हैं,
उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप हैवी वेट कैरी कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर उसकी प्रिकॉशन मैयर है कि आप पीछे बेल्ट का इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर एंगल से उठाएं। हल्का सा भी एंगल गलत होता है तो आपकी जो डिस्क है पूरी की पूरी जो उनका लोड है आपके पट्ठों पे और आपकी रीढ़ की हड्डी पे आ रहा होता है, जब वो लोड उठाते हैं तो उनकी विद इन ए सेकेंड आपकी जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और वो तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 6 माह के लिए बेड पे हो जाते हैं। ओह माय गॉड। तो इसलिए एक और उसका एक लंबा रिहैब चलता है, उसके बाद फिर वो सारी जिंदगी के लिए छोड़ना प्रेफर कर रहे होते हैं। अब एक तरह से खुदा दर्द के साथ ही जिंदगी भर की माजूरी है ना, तो केयर बहुत जरूरी है। एक पढ़े लिखे अच्छे इंस्ट्रक्टर का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अली, आप तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर अली